सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया और मैं हूं आपकी होस्ट सादिया सैमसन। मुल्क में सबसे मकबूल होने की दावेदार जमात पीटीआई सियासी मुज़ाकरात से क्यों पीछे हट रही है? कभी मुज़ाकरात में इन है, कभी आउट है। तहरीक इंसाफ के अंदर टूट या फिर इंतशार, क्या उसकी वजह एक ये भी नज़र आती है कि हम आए दिन देखते हैं कि फैसले बदले जा रहे हैं और कुछ चेंजेस भी आ रहे हैं। रिसेंटली वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को पार्टी सदारत से हटाना और फिर बिल्कुल नए फ़र्द को पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा का सदर बना देना एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पार्टी वर्कर्स भी जानना चाहते हैं और कई ऐसे सियासतदान हैं जो इसका जवाब नहीं भी दे पा रहे क्लियरली। और दूसरी तरफ पीटीआई तो मुज़ाकरात से पीछे हट गई है। पार्टी का लाहे अमल अब क्या होने जा रहा है? क्या पहले की तरह किसी न किसी तरीके से बड़े एहतजाज का ऐलान किया जाएगा और क्या इस बार वो हिकमत अमली नज़र आएगी जो पिछले एहतजाजों में हमें नहीं नज़र आई? पार्टी क़यादत को अमली तौर पर कौन संभालेगा? और इस बार क्या मौलाना फजल रहमान जैसे ज़ीरक सियासतदान पीटीआई का साथ देंगे? इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। चंद एक करक सवाल करने की कोशिश भी करेंगे, जवाब भी तलब करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर और सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला बोल न्यूज़ के लिए। फवाद साहब, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि डू यू स्टिल थिंक कि आप पीटीआई का हिस्सा है, अपने आप को पीटीआई का हिस्सा समझते हैं आप अभी भी? देखिए, अगर मैं पीटीआई का हिस्सा ना होता तो मैं फेडरल मिनिस्टर होता। क्योंकि देखिए ना, सिंपल बात है कि अगर हमने दूसरी जमात को ज्वाइन कर लेते, टिकट ले लेते, तो हमें तो शायद फॉर्म 47 की भी जरूरत नहीं थी। हमें इलेक्शन लड़ने दिया जाता, हम पार्लियामेंट में होते और वजीर भी हो सकते थे। तो ये तो जाहिर है जो सारी तकलीफें सही हैं और सह रहे हैं। 48 केसेस हैं इस वक्त। हम हर रोज जो है वो सिर्फ हमारा यही होता है कि आज किस अदालत में जाना है। अदालती हुक्म के बावजूद अभी तक ECL से नहीं हटाया गया। तो ये सारा जो कुछ हो रहा है ये इसीलिए हो रहा है ना कि हम पीटीआई में। ठीक है, इससे पहले जब बानी पीटीआई ख़ुद वज़ीर आज़म थे, हुकूमत की बागडोर उनके हाथ में थी और अब जब पीटीआई अपोजिशन में भी है तो ऐसा लगता है कि हर 3 या 4 महीने बाद बानी पीटीआई किसी न किसी से खाइफ रहते हैं। और फिर वो, इससे पहले हम देखते थे कि वजारतें थोड़ी सी हिलती थी, अब की बार भी हम देख रहे हैं कि पीटीआई के अपने जो अंदरूनी मामलात हैं उसमें चेंजेस लाए जा रहे हैं। आपको लगता है जो इस वक्त पीटीआई फैसले ले रही है वो सही है? देखिए, बात यह है कि पीटीआई की जो इस वक्त इशूज है ना, इशूज ये है कि एक तो जितना जुल्म, बर्बरियत और फस्तायत का सामना किया पीटीआई ने, और उसके बावजूद पीटीआई अगर ख़त्म नहीं हुई और सबसे बड़ी सियासी जमात है, आज भी इलेक्शन जीती है और इस कदर यानी यकतरफा जो कार्रवाइयाँ उसके ऊपर हुई, क़यादत के ऊपर हुई, काडर जो है उसको तोड़ दिया गया, उसके बावजूद अगर पीटीआई इतनी पॉपुलर है तो जाहिर है कि इमरान खान का उसमें करिश्मा तो है ही है, लेकिन इससे जो पोटेंशियल है पार्टी का वो भी तो जाहिर होता है। राइट, बट डू यू थिंक कि इस पोटेंशियल जो है ये फुली यूटिलाइज हो रहा है? और अगर वो है तो फिर वो मुज़ाकरात में उस तौर से क्यों? जी कंटिन्यू कीजिए। ये वो एक जो आप बात करिए ना चेंजेस में, हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज को चूंकि स्ट्रक्चर नहीं हो बनाए जाते, या तो ना कि नीचे से ऊपर तक जैसे मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टीज हैं दुनिया में वैसे स्ट्रक्चर्स बने हों। हमारे यहाँ पार्टीज एक शख्स के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करती हैं, एक लीडर के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करती हैं। और अभी तो चूंकि एस्टैब्लिशमेंट ने जो काडर था पीटीआई का वो ख़त्म कर दिया, तो अभी तो सिर्फ इमरान खान है और लोग हैं। सो पार्टी ऐसा उस तरह से एग्जिस्ट भी नहीं करती है। सर इमरान खान की अब जो मौजूदा इलेक्शन है या जो पॉलिटिक्स है उसमें तो ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जिस तरह अमेरिका में आपने देखा कि रिपब्लिकन्स में बड़ी मुखालफत थी प्रेसिडेंट ट्रंप की, लेकिन वो एक सिंगल हैंडेडली डिफीट करके सबको आगे आ गए। तो इमरान खान का भी ये है कि नाउ इज सिंगल हैंडेडली वो सबसे बड़े लीडर हैं। सो सारी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इस वक्त इमरान खान के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है। सही। हैविंग सेड दैट, आपने कहा कि पीटीआई, बानी पीटीआई के गिर्द घूम रही है सारी की सारी सियासत। आई वांट टू नो कि इसमें बानी पीटीआई खुद जेल में मौजूद हैं। एक दो दफ़ा मुझे आपकी बातों से भी ऐसा लगा, चंद एक चैनल्स पे प्रोग्राम्स में मैंने आपकी बात सुनी कि यू प्रॉब्ली नॉट वेरी सेटिस्फाई हाउ द केसेस वर पुट अप
इन द कोर्ट्स, चाहे वो 190 मिलियन केस था या और दीगर केसेस जो चल रहे हैं, तोशाखाना केस चल रहा है, 2 केस जो चल रहा है, तो उनका बाहर आना भी तो ज़रूरी है ना। सो यू थिंक कि इस वक्त जो वकला पार्ट प्ले कर रहे हैं अदालतों में इन केसेस के लिए, वो इनफ गुड है? देखिए सर, ये बात यह है कि इमरान खान को अपने कानूनी मामलात की वजह से बिहाइंड द बार्स नहीं है, वो अपनी सियासत की वजह से जेल में है। और उनकी जो रिहाई है वो भी अदालतों से नहीं होनी, वो भी अपनी सियासत से होनी है। तो मेरा जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि आपने अपनी पार्टी को बहुत ज़्यादा वकीलों के पास गिरवी रख दिया है, और हम समझ रहे हैं कि वकील जो है वो कोई कोर्ट्स से रिलीफ ले लेंगे और इमरान खान बाहर आ जाएंगे। जाहिर है कि ये जो सारे मुकदमे हैं खान साहब के ऊपर, ये जाली हैं, टोटल फ्रॉड है, इनका ना सर है ना पैर है। और बाकी भी पीटीआई के लोग जो केसेस भुगत रहे हैं वो ज़्यादातर फ्रॉडुलेंट केसेस हैं। खुद मैं इस वक्त जो केस भुगत रहा हूँ उनमें देखिए ये भी शामिल है कि मैंने 4 बोरी यूरिया खाद चोरी की, 5 चारपाइयाँ चोरी की, एक जो है वो शावर जो है वो जाके चोरी कर लिया। उसके बाद जो है वो आपने 50 लाख रुपया कोसार मार्केट में जो है वो एक बंदे को ना देने पे पिस्तौल तान लिया। तो आप इस तरह के मज़ाक़ा खेज मुकदमे हैं जिनका आप सामना कर रहे हैं, और इमरान खान को भी सारे ही मुकदमे ऐसे ही इद्दत जैसे केस और ये जो सब आप कल कादर जैसे केस हैं। सो इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी सियासत रीडू करनी है। लीगल स्ट्रेटजी जो है सेकेंडरी है, आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी आपको ड्राइव करेगी। सियासत अपनी रीडू या पॉलिटिकल अपनी स्ट्रैटेजी रीडू कैसे कर सकती है व्हेन आए दिन हम देखते हैं कि इस तरह की कोई ना कोई बात होती है कि जी पीटीआई में धड़ा है, पीटीआई में एथनिक एक ग्रुप बन गया है, और मुबैना तौर पर ये बातें भी की जाती हैं कि शायद सलमान अकरम राजा साहब उसका हिस्सा नहीं है, देयर इज़ अनदर ग्रुप एंड देयर इज़ अनदर ग्रुप। तो वो रीडू करने के लिए यूनिटी भी तो होनी चाहिए, और एक आपसे इस बात की तस्दीक या तरदीद भी चाहिए, इज़ इट सो कि धड़े हैं या नहीं? देखिए धड़े तो हर पार्टी में होते हैं ना, लेकिन मसला ये है कि आप पीटीआई का जो इस वक्त इशू ये है वो ये नहीं है कि धड़े बंदी, क्योंकि किसी धड़े की कोई हैसियत नहीं है। इनमें से कोई भी बंदे जो हैं वो अपने तौर पे तो काउंसलर भी नहीं ना इलेक्ट हो सकते जब तक इमरान खान की पुष्टपनाही उन्हें हासिल ना हो, और अल्टीमेट फैसला इमरान खान ने करना है। तो इसलिए ये धड़ों का होना ना होना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि पीटीआई की लीगल स्ट्रेटजी को आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के सबसर्विएंट होना चाहिए, जो इस वक्त उलट है। आप लीगल स्ट्रेटजी बनाते हैं और उसके मुताबिक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाते हैं। ये अप्रोच खान साहब जो है उसको देखते हैं कि कब चेंज करते हैं, और पॉलिटिक्स जो है उसको लीड करना चाहिए। मसलन देखिए ना, ये अलायंस की जो अब बात हो रही है ये 6 महीने पहले होनी चाहिए थी, अब ये बड़ी लेट हो गई है। और अब देखते हैं कि अभी भी मुझे नहीं लग रहा कि ये जो टीम है इसमें ये कैपेसिटी है कि ये इसको कंक्लूड कर सकेगी। ठीक, तो फिर टीम में कौन होना चाहिए था? एक कौन इस टीम में होना चाहिए था पीटीआई की जानिब से जो इसको कंक्लूड कर सकता? दूसरा ये, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, हैड यू बीन देयर, अगर हम मुज़ाकरात की बात करें तो क्या डिफरेंसेस हो सकते थे? देखिए पहली बात तो ये है कि मैं तो समझता हूँ कि देखिए 3 ही सियासी कुव्वतें हैं जिनके पास स्ट्रीट पावर है, जेयूआई है, वकला है और पीटीआई है, और इन तीनों का इकट्ठा होना जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब इन तीनों को इकट्ठे करने की जो सलाहियत है उसके लिए हमें टीम चाहिए, पॉलिटिकल लोग चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे ख्याल में डॉक्टर आरफ अलवी साहब को शरीक करना चाहिए, असद कैसर साहब जो है उनको शरीक करना चाहिए। पंजाब से प्रॉब्लम है, पंजाब में इस वक्त लोग नहीं हैं जो कि इसको कर सकें, क्योंकि हमाद अजहर, असलम इकबाल साहब जैसे आप भी तो होने चाहिए। व्हाई आर यू नॉट देयर? ये तो देखिए ना, ये तो खान साहब की मर्जी है कि कब वो शामिल करते हैं, क्या करते हैं। तो आपको लगता है कि खान साहब जो अंदर तमाम तर फैसले कर रहे हैं वो बाहर पार्टी में नज़र आ रहे हैं, राइट एज इट इज़ हैपनिंग? और अगर ऐसा है तो फिर मुज़ाकरात का भी तो खुद ही फैसला इमरान साहब ने किया था, बानी पीटीआई के फैसले के बाद अब बैक ऑफ करके है और जुडिशल कमीशन पर आके बॉटल नेक बना हुआ है, बल्कि डेड लॉक बना हुआ है। देखिए बात ये है ना कि इमरान खान को जेल में 3 चीज़ें चाहिए। एक, उन्हें पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन चाहिए जो रेलिवेंट है, फिर उन्हें एडवाइस चाहिए, और फिर तीसरा ये है कि उन्हें वो जो स्ट्रेटजी बनाए उस पर इम्प्लीमेंटेशन का एक प्लान चाहिए। अब ये मौजूदा टीम में प्रॉब्लम ये है कि ये तीनों चीज़ें करने की अहल नहीं है, और उसकी वजह से जो मसाइल हैं वो पैदा भी हो रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। सही।
ये जो अभी मुज़ाकरात के अंदर डेडलॉक, मुझे मौलाना साहब पर भी आना है, अभी इस वक्त बातचीत चल रही है, बिकॉज उनकी भी कुछ ऐसे उनकी बातों से लगता है कि कोई अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर का खदशा है शायद उन्हें, और वो बार बार उसका जिक्र करें। बट उससे पहले आप क्या पार्ट प्ले कर सकते हैं जब हम मुज़ाकरात की बात करते हैं? बिकॉज ऑब्वियसली पीटीआई कह रही है कि मुल्क के वसीदर मफाद में हमें डायलॉग की जानिब आना था, बट देन अब कोई वे फॉरवर्ड नहीं नज़र आ रहा। सो व्हाट आप क्या कर सकते हैं इसमें फिर? देखिए, मुज़ाकरात की नाकामी की जिम्मेदारी तो पीटीआई पे नहीं है ना। मुज़ाकरात तो देखिए ना, आप अगर मुज़ाकराती टीम है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, स्पीकर नेशनल असेंबली है, फिर एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर हैं, और वो इतना नहीं कर सके कि वो मुज़ाकराती कमेटी को कोई मुलाकात ही इमरान खान से करा के दे सकें। तो इतनी अगर कमज़ोर पोजीशन है मुज़ाकराती कमेटी की, तो आगे रिलीफ क्या दे सकते हैं? जाहिर है कि फिर फैसले तो इमरान खान ने करने थे, आप उनसे मुलाकात नहीं करा पा रहे, तो मुझे बताइए वो फिर मुज़ाकरात क्या आगे चलने थे? सही। तो आपको क्या लगता है हुकूमत की इंटेंशन क्या है? इज इट बिकॉज दे आर नॉट केपेबल ऑफ, या फिर उनको करवाना नीयत नहीं है? नहीं, मैं यार सादक साहब हो गए, राना सनाउल्लाह जैसे लोग हो गए, इनको तो मैं समझता हूँ कि इनकी नीयत पे तो मैं नहीं शक कर सकता, और मुझे लगता है ये दे आर पीपल विद गुड इंटेंशंस। लेकिन इनको एस्टैब्लिशमेंट से पहले बात करनी चाहिए ना कि जी हम किस हद तक जा सकते हैं, क्या हम ऑफर कर सकते हैं। अगर वो कुछ ऑफर ही नहीं कर सकते तो फिर मुझे बताइए उसकी क्या अहमियत होगी। सही। अच्छा, मौलाना साहब के मामले में अभी कल भी जब बात हुई, आज भी जो प्रेस पे बात हो रही है वो यही आ रही है कि एक काइंड ऑफ खदशा है कि क्या पीटीआई इन्वॉल्व रखेगी, क्या बैक ऑफ तो नहीं कर जाएगी, फिर अपने फैसले तो नहीं लेगी। अब जब सारे फैसले आप समझते हैं कि बानी पीटीआई करते हैं, तो फिर ये अनसर्टेनिटी भी तो उनके हवाले से ही है ना, अगर मौलाना साहब या उनकी पार्टी को। बात ठीक है आपकी, लेकिन मौलाना की इस वक्त पीटीआई और मौलाना का इशू तो ये भी है ना कि बहुत ज्यादा आपस में रिफ्ट रही है और बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स एक दूसरे के खिलाफ की है। अब इस कॉन्फिडेंस को बनने के लिए भी तो कुछ वक्त चाहिए। और एक प्रॉब्लम ये भी है कि असद कैसर साहब के अलावा कमेटी के ज्यादातर लोगों से मौलाना का कोई बरह रास्त इतना ताल्लुक नहीं है। एक पर्सनल रिलेशनशिप भी चाहिए होता है ना इस तरह के चीजों को बिल्ड करने में, उसमें भी एक प्रॉब्लम आती है कि वो नहीं। सही। आगे की हिकमत अमली क्या हो सकती है जब हम कहते हैं कि जी एक तहरीक की जानिब जाने की बात की है पीटीआई ने, और मौलाना साहब की जानिब से भी इस पर कहा गया है कि ठीक है वी लुक इनटू इट। आगे की हिकमत अमली एक ही है जी, वो वकील जेयूआई और पीटीआई इकट्ठे हों और इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल दें। इससे अलावा इस हुकूमत से ये कहना कि कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं, कुछ चीज़ें हो सकती हैं, वो होने तो मुज़ाकरात ही होने हैं, लेकिन जब तक पीछे स्ट्रीट प्रेशर नहीं होगा इस हुकूमत ने कुछ नहीं करना। ठीक, लेकिन क्या वेस्टेड इंटरेस्ट होगा इसमें मौलाना साहब का कि वो आपका साथ देंगे इसमें? वो तो फिर पीटीआई को तजवीज़ करना पड़ेगा ना उन्हें कि क्या होगा, वो जब बन जाएगा फिर आपसे शेयर कर लेंगे। ठीक है, अब केपी पे ज़रा बात कर लेते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब एक जानिब हमेशा हमें साथ साथ नज़र आए, ओवर एंड ओवर बानी पीटीआई के साथ नज़र आए, फिर किसी ने शोशा छोड़ दिया है कि जी उनके ताल्लुकात वो दोनों तरफ खेल रहे हैं, फिर हमने देखा ऑल ऑफ अ सडन बुशरा बीबी से उनके इख्तलाफात भी कुछ समझ में आए। फिर व्हाट हैपेंड? इज़ इट बिकॉज 190 मिलियन केस पर उस तरह का एहतजाज होना चाहिए था जो बुशरा बीबी के लिए सज़ा आई थी? वजह क्या बनी? देखिए सीधी बात है, जब आप चीफ मिनिस्टर होते हैं ना, या इस तरह के कोई भी इम्पोर्टेंट ऑफिस हो, आपके पीछे बड़े लोग जो हैं वो साजिशें भी हो रही होती हैं, आपको बड़े लोगों को धड़ों को मुतमईन भी रखना होता है, और ये एक रोज़ की एक आई वुड से कि एक स्ट्रैटेजी है। अली अमीन की जो थोड़ी आई वुड थिंक की जो पॉलिटिक्स है वो 26 नवंबर के बाद से उनके कंट्रोल में नहीं रही, और जो बहुत धड़े हैं लोग हैं वो उनसे नाराज होते गए हैं, या समहाउ आप कहते हैं कि सेटिस्फाई नहीं रहे उनसे, जिसकी वजह से उनको जो है ये एक धचका जो है वो तो पहुंचा है। अब भी उनके पास वक्त है, देखते हैं कि वो अपनी पॉलिटिक्स को जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। अक्रॉस द फील्ड दोनों तरफ खेल रहे थे वो, क्या ये बातें? देखिए ना, ये आप कह रही हैं, ये तासुर होना भी तो अली अमीन की नाकामी है ना। असल में देखिए मुझे तो पता है, चूंकि उनका अली अमीन साहब का जो ताल्लुक है खान साहब से वो बड़ा करीबी ताल्लुक है, और कभी भी वो खान साहब के साथ उनको नहीं छोड़ेंगे और कुछ इस किस्म की बात नहीं होगी।
बट देन ये इम्प्रेशन जो आप बात कर रही हैं, ये सवाल उठना भी उनकी मैं समझता हूँ कि नाकामी है। ठीक, लेकिन इस वक्त एक बिल्कुल ऐसे शख्स को लाके बिठाना जिसको हमने पहले इस तरह के रोल में नहीं देखा, वो कितना फीजिबल हो सकता है इस वक्त पीटीआई के लिए, खैबर पख्तूनख्वा में जहां हमें नज़र आना चाहिए रोल पीटीआई का? नहीं, वो जुनैद खान तो बहुत एक्सपीरियंस आदमी है, आपने शायद नहीं कहीं इससे पहले, चूंकि आपका नहीं होगा, लेकिन ये मैं इस एस्पेक्ट से बात नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ कि मैं इस एस्पेक्ट से बात नहीं करी, कता कलामी की माजरत चाहती हूँ, मैं इस एस्पेक्ट से बात कर रही हूँ कि हमने उनको इस तरह से इन्वॉल्व नहीं देखा ऑल ऑफ अ सडन। अब ऐसे देख रहे हैं, क्या ये पहले से चल रहा था बैक एंड पर, ये होने जाना था पहले भी, उसको रोका गया, क्या ओवर एंड ओवर अली साहब को चांसेस दिए गए? हाउ दिस नेम केम अप? वो तो पुराने इन्वॉल्व हैं, जुनैद जो है वो पुराने आदमी हैं और बड़ा समझते हैं चीज़ों को, बड़े इम्पोर्टेंट वर्कर हैं। ठीक है, जुनैद अकबर साहब, जिस तरह से आप उनकी बात कर रहे हैं, कल उन्होंने कहा कि ये होम्योपैथी नहीं चल सकती, होम्योपैथी क़यादत नहीं चलेगी। अब उनका कहना था सख्त फैसले लेने का वक्त आ गया है, तो फिर क्या एक्सपेक्ट किया जाए? खैबर पख्तूनख्वा से क्या होने जा रहा है अब? लेकिन अल्टीमेटली तो आपने लॉन्ग मार्च ही करना है ना, इस्लामाबाद ही आना है। जो मैं ये कह रहा हूँ, स्ट्रीट प्रेशर ही क्रिएट करना है ना। स्ट्रीट प्रेशर क्रिएट करने के लिए जुनैद अकबर को लगाया, आप देखते हैं वो कैसे क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं और कैसे कामयाब होते हैं। बहुत शुक्रिया फवाद साहब, आपने वक्त निकाला। यहाँ पर वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे दीगर मामला पर। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वफाकी हुकूमत मईशत की बेहतरी के लिए हर मुमकिन जतन कर रही है और इसी सिलसिले में कुछ दिन पहले हमने देखा कि माशी हब कराची में वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल पहुँचे और तशरीफ़ आवरी पर उन्होंने ताजिर बिरादरी से मुलाकातें भी की और कुछ यकीन दहानियाँ भी कराईं। और मुलाकातों में एक ऐसी कोई बात निकल गई सोशल मीडिया पर, वो बात वायरल हो गई और फिर न्यूज़ में भी वो तेज़ी से फैलने लगी। ताजिर रहनुमा अतीक मीर ने वज़राए आला के तबादले से मुताल्लिक कुछ कहा था। पहले तो अपने व्यूअर्स को वो कौन सी ऐसी सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो है या बात है जिसने खलबली मचाई हुई है? अब आपने सुना कि ये कौन सी ऐसी बात थी और अतीक मीर ने क्या कहा था। उनकी बात को चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने बहुत ही सीरियस लिया। एक तकरीब से मुखातिब हुए और कहा कि तमाम ताजरों से अगर आपका कोई शिकवा है, गिला है, कोई चुगली है तो आप मुझसे आके बात करें या वज़ीर आला से बात करें, और अगर वज़ीर आला साहब आपकी बात नहीं सुनते तो फिर आप मुझसे आकर उनकी शिकायत करें, लेकिन कहीं और ना जाएं। व्हाट एग्जैक्टली ही सेड। तो उन्होंने थोड़ा सा फ़नी अंदाज में कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, फेल्ट लिटिल नॉटी, बट जो बात उन्होंने कहनी थी वो उन्होंने कह दी। ताजिर रहनुमा अतीक मीर सिंध हुकूमत से क्या शिकवे शिकायत हैं, उन्होंने ये बात क्यों कही और फिर इसको क्या ऑफ गार्ड पकड़ा गया है सोशल मीडिया की जानिब से, पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अतीक मीर साहब। बहुत शुक्रिया अतीक साहब, आपने वक्त निकाला पोल न्यूज़ के लिए। एक तो मासूमाना सा सवाल है, इससे आगाज़ कर लेते हैं, आप गए क्यों नहीं? यू वरंट देयर इन द मीटिंग हेल्ड। मुझे बुलाया नहीं तो मैं गया नहीं। सही। एंड व्हाट डू यू थिंक वाज द रीजन? ये जो अभी हमने बातें चलाई हैं व्हिच वेंट वायरल, क्या ये वजह हो सकती है? यकीनन यही वजह हो सकती है। यकीनन यही वजह हो सकती है। और क्या वजह है कि वहाँ भी उनको ये ख्याल था कोई ऐसा सवाल ना हो जाए कि जो मजीद उन्हें गिरा गुजरे, इसलिए उन्होंने ऐसे लोगों को या तो बुलाया नहीं और बुलाया तो मौका नहीं दिया। उन्होंने वहां पर भी वही एक रिवायत के तहत उन लोगों से ही सुनना पसंद किया जिन्होंने कहा कि आपसे हमें बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। और जहां तक वो मेरे उस जुमले की बात है तो सच पूछे वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। अच्छा। ना तो वो उस किस्म की तकलीफ थी, ना कोई मीडिया मौजूद था। वो एक कुछ ताजिर दोस्तों ने जिक्र नबी की महफिल सजाई थी, 50 के करीब लोग होंगे और एहसन इकबाल साहब भी कुछ देर के लिए शरीक हुए थे। उसी में लोगों ने जब सिंध का अहवाल बयान करना शुरू कर दिया तो उसमें मैंने भी फिर एक जुमला कहा कि जब इतना ही अच्छा है लाहौर और इतनी अच्छी कारकर्दगी है आपकी सीएम की, तो फिर उसे यहाँ भेज दें और मुराद अली शाह साहब को वहां ले जाए कुछ अरसे के लिए। तो ये बात जब मैंने मीडिया में पहली दफा देखी तो मुझे भी लगा कि ये गलत मैसेज चला गया
तो मैंने उसी वक्त उसकी वजाहत भी जारी कर दी। अगर हुकूमत सिंध के तर्जुमान ये मीडिया पर ना भी आते तो मैंने तो वजाहत कर दी थी, लेकिन वो जो कहते हैं कि अल्लाह पाक जब किसी को सजा देता है तो सबसे पहले उसकी मत मार देता है, तो हुकूमत सिंध की मत मार दी अल्लाह ताला ने। 2 दिन तक ये उस बात की वजाहत करते चले गए, ये ना सोचा कि अगर मैंने मरियम को मांगा तो बिलावल की बहन को मांगा, क्योंकि कुछ ही अरसे पहले तक जो ये आपस में शीरो शकर थे और वादी जिस तरह इन्होंने वादे किए कि आइंदा एक बेहतरीन सियासत का माहौल पैदा करेंगे, तो उस पर इनको इतना चिरागपा होना नहीं चाहिए था। आपको क्या लगता है कि सब चिरागपा क्यों हुए, पर इतनी बुरी क्यों लगी आपकी बात कि आपको बुलाया ही नहीं? ये बात तो ये सवाल उनसे बनता है कि आपको इतनी बुरी ये बात क्यों लगी। इसलिए कि हम एक मुद्दत से पूरा शहर चिल्ला रहा है पानी के मसले पे, आप देख रहे हैं सड़कें टूटी हुई है, कचरा दीगर पूरा बल्दियाती निजाम तबाह बर्बाद है, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं, बच्चे गटर में गिर रहे हैं। अब पूरा शहर चिल्ला रहा था, मीडिया ने क्या कुछ बयान नहीं किया, लेकिन हुकूमत सिंध तक से मसली हुई एक इस जुमले पर। ये तो अल्लाह की तरफ से कहलवाया गया, या तो ये जुमला है कि मरियम सिंध को दे दें, मुराद अली शाह को पंजाब भिजवा दें, इसके पीछे सिवाय अजराए तफन्नुन, अजराए तंज, अजराए मजाक और कुछ भी बात नहीं थी। लेकिन मैंने सियासत में पहली दफा ऐसा देखा, ऐसी मुनाफिकत देखी और ऐसा मंजर देखा। अच्छा, अभी भी क्या अभी मुझे बता, कोई बैड ब्लड खत्म करने का तरीकाकार हो सकता है, या आपने उनसे बात की, जो आपने कहा मैं तो वजाहत दे चुका हूँ, या उनकी जानिब से आपसे रब्ता किया गया? क्योंकि कल भी आपका एक गिला जरूर आया मंजर आम पर कि आपको बुलाया नहीं। ये मीडिया पर जो वजाहतें दे रहे थे मुझसे रब्ता कर लेते तो मैं इनको बताता कि मैंने तो उसका वजाहती बयान भी दे दिया है। मुझसे अब तक किसी सिंध के तर्जुमान ने, किसी नुमाइंदे ने रब्ता नहीं किया गया। मैं हल्फिया कह सकता हूँ कि मेरे पीछे कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं ये बात कहूँ। मेरी आदत है, मैं तंज़ो मज़ाक, मुझे साफी दोस्त, मेरे तमाम लोग जानते हैं कि मैं एक मजाक के अंदाज में अक्सर जी, आपकी विटी पर्सनालिटी है, वी आर अवेयर, और आप इस तरह की छोटे मजाक और वो महफिल को थोड़ा फनी रखने के लिए और एंगेज रखने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। तो ये चले, इसमें फिर भी एक बात, लोगों ने मुझे इस बात पे मुबारकबाद दी कि जिस तरह बिलावल बैठे हैं, जिस तरह ताजरों को बुलाया है, मुझे नहीं बुलाया, उसकी खैर है। लेकिन अगर शहर के मसाइल हल करना शुरू कर दें, अगर पानी मिल जाए लोगों को, अगर लोगों को एक लॉ एंड ऑर्डर के मामलात बेहतर हो जाएं, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाए, अगर ये ट्रैफिक की सूरत हाल बेहतर हो जाए, ये अगर बिलावल संजीदगी के साथ इदारों को मुतहर्रिक कर देते हैं, हुकूमत सिंध को दुरुस्त राह पे डाल देते हैं, तो मेरे लिए एक सदका जारिया है कि मेरे इस एक जुमले ने पूरी हुकूमत को मुतहर्रिक कर दिया। इसलिए कल जो कुछ भी हुआ, मैं उसे बहुत खुशाइन सिनेरियो में देखता हूँ। मुझे उम्मीद है कि बिलावल अपनी सिंध हुकूमत को यकीनी तौर पर दुरुस्त समझ में आपके साथ और आपके बगैर कल की मीटिंग एक अच्छा इनिशिएटिव था, हम इसको मान लेते हैं। अच्छा, कुछ मुझे ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखना चाहिए। आपको नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी के अपने बहुत विफाकी हुकूमत से ग्रीवेंसेस हैं? NFC अवार्ड की अगर हम बात कर लें, पूरे पैसे यहाँ आते नहीं हैं, वो सारे मुंतकिल नहीं हो पाते। फिर आप जानते हैं कि उनका एक बड़ा गिला ये भी रहा है कि जी आपने मोटरवे बना दिया, लेकिन उसे सिंध में उस तौर से नहीं किया जैसे आपने और जगहों पे किया है। गैस का वो हिस्सा 80% ऑफ गैस इज़ प्रोड्यूस्ड बाय सिंध, लेकिन वो रेशो पाकिस्तान सिंध तक उस तरह से मुंतकिल नहीं होता। तो ये कुछ ग्रीवेंसेस हैं। फिर वो जो सूबे के पैसे हैं वो भी पूरे नहीं आते। तो आपको नहीं लगता कि शायद इस वजह से ये बात उन्हें ज़्यादा नागवार गुजरी है कि वो एक तो उनके पहले से ही ग्रीवेंसेस थे और ऊपर जल्दी पर तेल का काम आपकी बात ने कर दिया? 100% आपने बहुत दुरुस्त, बहुत जामे, और ये समझे कि जो तबसरा की एक समंदर को क्रूज में बंद कर दिया, हकीकतन यही बात है। मैं कुछ अरसे से देख रहा हूँ कि एहसन इकबाल साहब जो कराची आ रहे हैं, यकीनन उसके पीछे कोई ना कोई मकसद है। और वफाक से जो एक आंकड़ा पड़ा हुआ है पीपल्स पार्टी का, यकीनन ये नजर आ रहा है कि इसमें बहुत सारी शिकायत सिंध को हैं। लेकिन हम कराची और सिंध के हक में हुकूमत सिंध के साथ खड़े हैं, पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं। बात खुदा अगर कराची के हक में बात करें तो हम वफाक के खिलाफ पीपल्स पार्टी के शाना बशाना साथ खड़े हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले
इस मुआशी हब को बचाना है जो तबाह से तबाह होता चला जाता है, जिसकी मुआशी हैसियत खत्म हो गई है। ये मुआशी हब अब एक ऐसे वीरान जंगल की तरह है। बज़ाहिर रोशनियों का शहर था, अब 12-12 घंटे लोड शेडिंग है। यहाँ पानी के लिए लोग तरसते हैं, यहाँ दोबारा से लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं, यहाँ गैस का इसका कौन जिम्मेदार है? वफाकी हुकूमत या हुकूमत सिंध? मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी अगर वफाक से हक मांगती है तो ये हमारे लिए हक मांग रही है, ये अच्छी बात है। हमें अपने साथ खड़ा कर, हमें इस जायज हक की डिमांड में हमें साथ मिलाए। हम कराची और सिंध के लिए भरपूर सपोर्ट करेंगे। वैसे भी देखें यहाँ जमातें आवाज उठाती हैं और कराची के हक में उठा रही है, तो पीपल्स पार्टी, लेकिन क्या होता है फिर बहुत जल्द ये दोबारा से एक हो जाते हैं, फिर शीरो शक्कर हो जाते हैं, फिर वो ये सुई नहीं होती। कहा गया इतने फीसद बिजली आपको 200 यूनिट जो मुफ्त मिलेगी, फिर कहाँ गए वो वादे? फिर कहा गया हम एक सेफ सिटी बनाएंगे, वो कहाँ गया? एक अच्छा इनिशिएटिव जरूर है, लेकिन अब जो आपकी बात से मुझे समझ आ रहा है वो ये कि सिंध हुकूमत को इस पर इनिशिएटिव को प्रैक्टिकलिटी के ऊपर भी लेकर जाना होगा। जो वादे आपने किए हैं, जो आपके बस में चीज़ें यहाँ इस वक्त जो सस्टेनेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, दीगर चीज़ें हैं जो ताजर को चाहिए होती है, कम से कम वो फराहम कर सके। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजली की कीमतें एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ें जो है उसके ऊपर क्या सिंध हुकूमत अपना मैसेज जो है वफाक तक ताजरों का लेकर जा सकती है, वो ब्रिज बन सकती है यही नहीं, ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया अतीक साहब, आपने वक्त निकाला। बोले यहाँ पर वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो FBR की इस अहम इंकशाफ पर बात करेंगे कि टैक्सेस नहीं दिए जा रहे, और अगर टैक्स दिए जा रहे हैं तो वो कहाँ जा रहे हैं और उसके लिए मैकेनिज्म कहाँ है। आफ्टर दिस ब्रेक स्टे विद अस। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम तज्जिया में आपको कहेंगे खुशामदीद। मुल्की मईशत में रेवेन्यू का हिस्सा बहुत अहम है, और आजकल हम देख रहे हैं कि हुकूमत बहुत एफर्ट्स कर रही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को किस तरह से बढ़ाना है, उसके लिए प्लान्स लाए जाएं। हर तरफ उसी के बारे में बातें हो रही हैं, लेकिन FBR की हैरानकुन रिपोर्ट ये बता रही है कि तकरीबन 59 लाख टैक्स रिटर्न्स फाइल किए गए हैं, जिनमें से 43% यानी 43% से ज़ायद टैक्स फाइलर्स यानी 26 लाख से ज़ायद अफराद ने बिल्कुल सिफर टैक्स रिटर्न फाइल किया है। FBR की रिपोर्ट ये भी कह रही है कि साल 2024-25 में मुल्क में 59 लाख अफराद से ज़ायद फाइलर्स ने टैक्स फाइल किया, जिसमें 57 लाख से ज़ायद इनफरादी टैक्स फाइलर्स मौजूद हैं और 1,04,000 से ज़ायद एसोसिएशन ऑफ पर्सनस या फिर 78,900 कंपनीज इसमें शामिल हैं। और साल 2023 की अगर हम बात करें तो 68 लाख टैक्स फाइलर्स मौजूद हैं, जबकि टैक्स साल 2022 में ये तादाद 63 लाख टैक्स फाइलर्स की रही थी, जो कि FBR की मुमकिना अंदाज़ों से काफ़ी कम था। FBR का ये अंदाज़ा है कि मुल्क में इस वक्त मजमूई तौर पर 1,50 लाख टैक्स दहिंदगान मौजूद हैं। देखा जाए तो मुल्क में कम से कम 30 लाख सनती बिजली के कनेक्शंस मौजूद हैं, लेकिन FBR जो नंबर शेयर करती है उसमें वो बताती है कि सिर्फ 87,000 कंपनीज़ की जानिब से ही इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल किए जाते हैं। चेयरमैन FBR और राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब की जानिब से हाल ही में कौमी असम्बली में जब खिताब किया गया तो ज़ेली कमेटी के सामने उनका ये बयान था कि सिर्फ 12 अफराद ऐसे हैं जिन्होंने अपने जमा कराए गए टैक्स रिटर्न्स में से 10 अरब रुपए की दौलत जाहिर की है। ये अदाद-ओ-शुमार जाहिर ये करते हैं कि या तो बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी हो रही है या मुल्क में ज़्यादा दौलत रखने वाले अफराद की तादाद बहुत ही कम है। इन्हीं तमाम मामलात पर बात कर लेते हैं कि आपके पीछे हकीकत क्या है, और फिर जिस मैकेनिज़्म के बारे में हम बात कर रहे थे वो मैकेनिज़्म कब आएगा, या वो अगर आ चुका है तो वो क्यों हमें नाफिजुल अमल होता हुआ नज़र नहीं आता। माहिर टैक्स अमूर अनवर काशिफ मुमताज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। अनवर साहब कैसे आप ठीक है? मैं ठीक हूँ जी, बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने का। अच्छा, हर साल हम देखते हैं कि जब हम बयानात देख रहे होते हैं, चाहे वो वफाकी हुकूमत के हों, ख़ास तौर पे वफाकी हुकूमत के, और IMF का प्रोग्राम ले लेने के बाद हमें बहुत मुस्बित बातें बताई जा रही होती हैं, बट दैन वन ऑफ द थिंग्स दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, IMF हमें बार बार कह रहा है कि जी टैक्स कितना पे हो रहा है, ऑडिट कितनी कंपनीज़ का हो रहा है, ये सारी चीज़ें, ट्रांसपेरेंसी कितनी ज़्यादा है। अभी हाल ही में हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ FATF की ग्रे लिस्ट से अपनी जान छुड़ाने में। सो व्हाट डू यू थिंक
कि ये सारी जो भी रिपोर्ट आई है उसके साथ हम कहाँ खड़े हैं विद टैक्स रिटर्न्स एंड ट्रांसपेरेंसी? बेसिकली देखें, ये एक बहुत ही अरसे से एक चीज चल रही है जिसपे हुकूमतें आती हैं, वो बातें करती हैं और अमल नहीं करती। अभी जैसे आपने कहा कि चेयरमैन साहब ने कहा है BRK के 12 लोग हैं जिन्होंने एक बड़ा सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टैक्स दिया है, तो इसका मतलब ये है कि क्या हमारे पास कम लोग के पास पैसा है या चोरी हो रही है? तो इसका सिंपल वो है कि टैक्स चोरी हो रही है। अब टैक्स चोरी हो रही है, उसको कैसे प्लग इन करना है, ये पॉलिसी मेकर्स का काम है और FBR का काम है। अब वो टेक्नोलॉजी की इंटरवेंशन के लिए इन्होंने पिछले 4-5 साल से ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह इंटरवेंशन नहीं हो पा रही, और उसकी वजह यह है कि लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं कि ये डिलेज होते रहें, ये इंटरवेंशन ना हो। अगर ये इंटरवेंशन हो जाएंगी तो आपका जो टैक्स रेवेन्यू है पाकिस्तान में, जितना पोटेंशियल है, जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी मुझे नजर आती है, डॉलर के बड़े महंगे होने के बावजूद भी, इतना रुपए के अगेंस्ट और महंगाई होने के बावजूद भी, लेकिन वो जो है चैनलाइज नहीं किया जा रहा, और जिसका सारा जो जिसे कहना चाहिए ना नुकसान हो रहा है वो एक्सचेकर को हो रहा है, और उसकी वजह से आम पाकिस्तानी जो है ना वो उसके लिए तालीम का उसूल, उसके लिए सेहत का उसूल, उसके लिए 2022-23 में अनवर साहब हम बार बार ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर तो मिडिल क्लास ख़त्म ही हो गई है, बहुत कम रह गई है। पहले तो पाकिस्तान में अब मिडिल क्लास की भी जो है एक लेवल्स होते थे, अपर मिडिल, लोअर मिडिल हम बात कर रहे होते थे। अब जब वो गायब हो गई है, दैट मीन्स देयर लॉट ऑफ पीपल हु आर पुअर और देयर लॉट ऑफ पीपल जो बहुत अमीर हैं। तो भाई जो बहुत अमीर हैं उनके टैक्स भी कहाँ हैं? देखिए, टैक्स निज़ाम की जो साइकिल है ना वो ऐसी है कि आप लोगों से जिनके पास हैव है उनसे आप कलेक्ट करें और हैव नॉट्स पे स्पेंड करें। अब यही चीज हमारे यहाँ जो है मिसिंग है, और इसी वजह से ये टैक्स निज़ाम जो है ना इसको डिस्टॉर्ट हो गया, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इसका लोग मजाक उड़ा रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त जो बिजनेसेस हो रहे हैं, जिस तरह बिजनेसेस हो रहे हैं, जिस तरह कारोबार हो रहे हैं, वो हुकूमत की रेट, सीधी रेट को चैलेंज है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि FBR जो है अपने कन्वेंशनल स्टाइल में ही लगा हुआ है, वही ऑडिट हो रहे हैं, वही मॉनिटरिंग और विथहोल्डिंग टैक्सेस हो रहे हैं जिन लोगों के जो आपके पास मौजूद हैं। आप पाई बड़ा करना नहीं चाह रहे, और ये मतलब ये इस तरह ऐसा हो गया है कि अगर आपकी उनके ऊपर IMF की तलवार लटक रही है। व्हाई वुड दे नॉट वांट? पाई बड़ा क्यों नहीं करना चाहेंगे? बात यह है कि जिस तरह रियासत इस वक्त चल रही है, ये जुल्म का निजाम बन गया है। बात IMF की है ना, देखें IMF जो है ना उनकी अपनी एक स्ट्रैटेजी है, वो आपको प्रोग्राम देते रहेंगे जब तक आपके साथ इंटरेस्ट रहेगा। उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने घर में क्या बेहतरी ला रहे हैं, ये तो आपका काम है कि आप अपने घर में बेहतरी लाएं, अपने निजाम को बेहतर करें, अपने एक्सचेकर को बेहतर करें, और अपनी आम आवाम जो पाकिस्तान में टेल पे इस वक्त है, जो गरीब आदमी पिसा हुआ है, उसको किसी तरह बेहतर जिंदगी प्रोवाइड कर सकें। IMF जो है ना वो आपको शब्बर जैदी साहब बोलते बोलते रवाना हो गए कि जी एक मैकेनिज्म की ज़रूरत है, फिर अगले वजीर आए, फिर अगले वजीर आए, एंड सो ऑन, हमने देखा कई आए। बट ये मैकेनिज्म क्या ऐसी बला है जो पाकिस्तान में नहीं बन सकता? वो मैकेनिज्म देखें जो भी है, अब वो जो बात पीछे हो गई वो तो हो गई। आज हम जहाँ खड़े हैं, अगर हम टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन नहीं करेंगे तो पाकिस्तान इससे बुरे हालात में चला जाएगा। अगर हम टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन करेंगे तो पाकिस्तान इससे आगे चला जाएगा, और बहुत आगे चला जाएगा। तो अब ये जरूरत इस बात की है कि जो हेल्म ऑफ अफेयर में बैठे हुए हैं, अरबाब इख्तियार में लोग बैठे हुए हैं, वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को छोड़ें, उनके जो लोग जानने वाले हैं उनके वेस्टेड इंटरेस्ट को छोड़ें, और टेक्नोलॉजी को पूरी तरह आप इम्प्लीमेंट कर दें टैक्स सिस्टम में, सप्लाई चेन में, बिजनेस की। आप देखें किस तरह एक्सचेकर बेहतर होता है, किस तरह इकोनॉमी बेहतर होती है, बिकॉज पाकिस्तान में मुझे, आपको, हम सबको पैसा इधर से उधर चेंजिंग ऑफ हैंड्स में नजर आ रहा है, लेकिन वो उसका जो टिकट डाउन इफेक्ट है वो एक्सचेकर में नहीं जा रहा। क्या कैपेबिलिटी का भी कोई मसला है? मुख्तसर मुझे बताइएगा। डू वी नीड समबडी फ्रॉम द अदर कंट्री टू लेट अस नो कि कैसे ये हमें करना है, और वी आर नॉट रेडी फॉर इट येट? देखिए, मेरे हिसाब से इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सी बात है, और इसको करने के लिए सिर्फ आपको विल चाहिए। विल अगर आपके पास है, आपके पास सही एक रोड मैप है, तो यू कैन डू एवरीथिंग। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अनवर काशिफ साहब, आपने वक्त निकाला बोल न्यूज़ FBR की इस ताज़ा रिपोर्ट के ऊपर अपना एनालिसिस हमारे साथ शेयर किया। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त भी हुआ है ख़त्म। मुलाकात होगी अगले तज्जिया के प्रोग्राम में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।